हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्न वीव। आज हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 16 और 17 पढ़ेंगे। पहले एक बात समझिए, इन दोनों धाराओं का उद्देश्य एक ही है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। धारा 16 बताती है कि स्कूल को बच्चे के लिए क्या क्या करना है, वहीं धारा 17 हमें बताती है कि सरकार और स्थानीय प्राधिकरण जो गवर्नमेंट है और जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो ऐसी व्यवस्था कैसे बनाएंगी कि स्कूल ये सब कर सके। ठीक है, धारा 16 में क्या आता है कि स्कूल को बच्चे के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। वहीं धारा 17 ये बताती है कि जो गवर्नमेंट है और जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो ऐसी व्यवस्था कैसे बनाएंगे कि स्कूल ये सब चीज़ें कर सके। अगर ये अंतर आपको समझ आ गया तो आपके लिए ये पूरा टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। धारा 16 में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 1 to 1 देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है बिना भेदभाव प्रवेश प्लस समान अवसर। तो इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो बच्चे स्कूल में प्रवेश लेने आए, एक सामान्य बच्चा है और दूसरा व्हीलचेयर का उपयोग करता है। तो स्कूल ये नहीं कह सकता कि हम जो दिव्यांग बच्चा है उसको हम प्रवेश नहीं देंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देना होगा। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देना होगा, लेकिन कानून यही नहीं रुकता, सिर्फ प्रवेश देना ही काफी नहीं है। बच्चे को पढ़ाई, खेलकूद, मनोरंजन सभी चीजों में वो सभी समान अवसर मिलने चाहिए जो कि अन्य बच्चों को मिलते हैं। यही समावेशी शिक्षा की पहली शर्त है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक्सेसिबल बिल्डिंग। अब सोचिए, अगर बच्चे को प्रवेश तो मिल गया लेकिन स्कूल की सीढ़ियां इतनी ऊंची हैं कि व्हीलचेयर अंदर ही नहीं जा सकती, क्या प्रवेश देने का फिर कोई मतलब रह जाएगा? इसलिए धारा 16 कहती है कि भवन, परिसर और सभी सुविधाएं एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का अर्थ होता है कि जहां तक सभी बच्चों की पहुंच हो पाए। कोई भी बच्चा इसलिए वंचित ना रहे कि स्कूल में एक्सेसिबल कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी रैंप, रेलिंग, एक्सेसिबल टॉयलेट, उचित रास्ते आदि सभी होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिजनेबल अकोमोडेशन। यह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका मतलब है कि हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना हमेशा समानता नहीं होता। देखो, आपने दो चीज़ें सुनी होगी, एक वर्ड होता है इक्वलिटी और एक वर्ड होता है इक्विटी। तो इक्वलिटी जो होता है, इक्वल वर्ड, तो उसमें ये होता है कि हम सभी को समान रखेंगे, लेकिन जो इक्विटी वर्ड होता है उसका अर्थ होता है समता, यानी कि सभी को अपनी क्षमता के अनुसार समान रखना। तो इसमें यही चीज़ है कि अगर जैसे कोई बच्चा है उसको लिखने में कठिनाई होती है तो हम उसे स्क्राइब की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए कोई साथ में लिखने वाला होगा उसकी। अगर किसी बच्चे को कम दिखाई देता है तो हम उसके लिए बड़े अक्षरों वाली सामग्री देंगे। अगर किसी बच्चे को सुनने में कठिनाई है तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर देंगे। यही सब रीजनेबल अकोमोडेशन में आता है। उसके बाद है नेसेसरी सपोर्ट। कभी कभी केवल सुविधा देना पर्याप्त नहीं होता, कुछ बच्चों को अतिरिक्त सहयोग चाहिए होता है, जैसे रिसोर्स टीचर चाहिए होते हैं। कोई बच्चा अगर हाई सपोर्ट नीड किसी बच्चे की है तो उसे रिसोर्स टीचर भी चाहिए होगा। पीयर सपोर्ट बच्चे को चाहिए होता है, इंडिविजुअल टीचिंग या क्लासरूम असिस्टेंस, ये सब बच्चे की नीड हो सकती है। तो ये सब नेसेसरी सपोर्ट हम उनको देंगे ताकि वे शैक्षणिक और सामाजिक दोनों रूप से आगे बढ़ सके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन। कानून यह नहीं कहता कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाओ, बल्कि कहता है कि जिस बच्चे के लिए जो भाषा या कम्युनिकेशन सबसे उपयुक्त हो, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, उसी माध्यम से उसे पढ़ाना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ब्रेल की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई श्रवण बाधित बच्चा है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल विजुअल इम्पेयर्ड है तो वो तो सिर्फ ब्रेल से ही सीख सकता है। हम उसे बेटर तरीके से तभी सिखा सकते हैं जब उसको सबसे पहले हम ब्रेल सिखाएं और फिर आगे की जो पूरी उसकी एजुकेशन है वो ब्रेल सिस्टम पे बेस्ड हो। वैसे ही अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज जरूरी है, यानी बच्चे को प्रणाली के अनुसार नहीं बल्कि जो सिस्टम है उसको बच्चे के अनुसार हमें चेंज करना है। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। अगर किसी बच्चे को डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर देर हो गई तो बच्चा पढ़ाई में लगातार पीछे रह सकता है। इसलिए कानून कहता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो और उसके बाद उपयुक्त शिक्षण उपाय किए जाएं। उसके बाद सेवंथ पॉइंट आता है मॉनिटरिंग। स्कूल का काम केवल पढ़ाकर छोड़ देना नहीं है, यह भी देखना होगा कि बच्चा रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा, सीख रहा है या नहीं सीख रहा, उसकी उपलब्धि बढ़ रही है या नहीं, और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहा है या नहीं। तो इसी को प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कहते हैं और ये सब स्कूल को देखना होता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। कई बार जो दिव्यांग बच्चा है वो स्कूल इसलिए भी नहीं जा पाता क्योंकि उसको आने जाने की सुविधा नहीं होती, इसलिए कानून कहता है कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। और अगर बच्चे को हाई सपोर्ट नीड्स है तो उसकी अटेंडेंट के लिए भी ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाया जाए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई बच्चा हाई सपोर्ट नीड है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अकेले के लिए करेंगे या फिर और साथ में किसके लिए, तो जो साथ में अटेंडेंट होगा उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो स्कूल है उसको देखनी होती है। उसके बाद हम आते हैं धारा 17 पे। धारा 16 हमारी कंप्लीट हो चुकी, उसके बाद हमें देखना है धारा 17। तो अब हमारा जो सेक्शन 17 है उसमें अब तक हमने ये देखा कि स्कूल को क्या करना होता है। अब सवाल ये है कि स्कूल ये सब करेगा कैसे, तो इसका उत्तर धारा 17 देती है। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है सर्वे। अगर सरकार को यह पता ही नहीं होगा कि कितने दिव्यांग बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, तो योजना कैसे बनेगी। इसलिए हर 5 वर्ष में सर्वे होगा। तो और पहला जो सर्वे है वो कानून लागू होने के 2 वर्ष के भीतर होना था।
ठीक है। और वैसे नॉर्मली हर 5 ईयर में ये सर्वे होगा। उसके बाद जो बी पॉइंट है वो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो केवल भवन से नहीं आती, उसके लिए ट्रेंड टीचर्स भी चाहिए होते हैं, इसलिए पर्याप्त टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है ट्रेंड टीचर्स। केवल शिक्षा होना ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षक को ब्रेल, साइन लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को पढ़ाने का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि हर दिव्यांगता की शिक्षण आवश्यकता अलग होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ। समावेशी शिक्षा केवल शिक्षक के भरोसे नहीं चल सकती, इसके लिए काउंसलर, थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, केयर स्टाफ सभी की भूमिका होती है, इसलिए कानून कहता है कि इन सभी को प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट आता है रिसोर्स सेंटर। तो रिसोर्स सेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। रिसोर्स सेंटर बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं होती, यह स्कूलों की सहायता करने वाला एक केंद्र होता है, जहाँ पे TLMs जो विशेषज्ञ हैं वो सलाह देने के लिए अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा प्रशिक्षण और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है AAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, और ब्रेल और साइन लैंग्वेज। तो क्या होता है, AAC में कुछ बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते या सामान्य तरीके से संवाद नहीं कर पाते, तो ऐसे में केवल बोलकर पढ़ाना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें AAC, ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज जैसे वैकल्पिक संचार माध्यम उन्हें समाज और विद्यालय से जोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री बुक्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको 18 वर्ष की आयु तक 18 वर्ष तक निःशुल्क पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और आवश्यक असिस्टिव डिवाइसेस उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि आर्थिक कारण उनकी शिक्षा में बाधा न बने। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। जहां आवश्यकता हो वहां बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सके। उसके बाद है करिकुलम एंड एग्जाम मॉडिफिकेशन। तो समान परीक्षा का मतलब हमेशा न्यायपूर्ण परीक्षा नहीं होता, इसलिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय, स्क्राइब, दूसरी और तीसरी भाषा में छूट जैसे संशोधन किए जा सकते हैं। जो बच्चे होते हैं दिव्यांग बच्चे, तो उनकी सुविधा के अनुसार हमें ये सब कर देना चाहिए, हम ये सब मॉडिफिकेशन हमें करने होते हैं, जिससे वो अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके। उनके लिए कोई उनके जहाँ तक वो एक्सेसिबल चीज़ें कर सकते हैं, तो वहाँ तक उनके बीच में कोई बैरियर ना बने। तो इसका जो उद्देश्य है वो किसी को विशेष लाभ देना नहीं होता। जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं उसका पर्पस ये नहीं होता कि हम किसी को स्पेशली एडवांटेज दे रहे हैं, बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिसर्च। शिक्षा लगातार बदलती रहती है, इसलिए सरकार को समावेशी शिक्षा में बेहतर शिक्षण पद्धतियाँ विकसित करने और सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है अदर मेजर्स। कानून हर भविष्य की परिस्थिति पहले से नहीं लिख सकता, इसलिए अंत में एक खुला प्रावधान रखा गया है। यदि भविष्य में समावेशी शिक्षा के लिए कोई और आवश्यक कदम चाहिए तो सरकार उन्हें भी लागू कर सकती है। तो आपको याद रखना है कि जो धारा 16 है वो बच्चे के अनुभव, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस की बात करती है, जबकि धारा 17 है वो जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम है उसकी बात करती है, जो उस अनुभव को संभव बनाती है। यही दोनों धाराओं के बीच में बड़ा अंतर है। तो ये हमारा टॉपिक धारा 16 और 17 का कंप्लीट हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में आपकी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट धारा जो सेक्शन 16 है उसमें आता है, या इनमें से कौन सा पॉइंट जो सेक्शन 17 है उनमें इंक्लूड नहीं है। तो आपको मेजरली तो एक तो ये याद रखना है कि कौन से पॉइंट के अंदर क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, और मेजरली ये याद रखना है कि जो सेक्शन है 16 और 17 उनमें क्या क्या है, तो वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। क्योंकि धारा जो 16 है वो स्कूल सिस्टम जो चीज़ें कर सकता है उनकी बात करती है, और धारा 17 जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ कर सकती है उनकी बात करती है। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, एंड हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल द लर्न वीव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।